हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं पेश कर रहा हूं L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के Q1 के रिजल्ट्स। और इस रिजल्ट के अंदर क्या है खास बातें, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिएगा, मैं सबसे पहली बात रिजल्ट की हाइलाइट्स की तरफ लेके आ रहा हूं आपको, जिससे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो देखिएगा, L&T फाइनेंस होल्डिंग जो है एक वास्तविक फाइनेंस कंपनी है जिसका मेजर बिजनेस लोगों को पैसा उधार देना होता है। और दूसरी बात क्या है कि अपने उधार देने के लिए जो पैसे हैं वो जनरली बैंक से लोन लेते हैं, या ये अपनी इनकी जो होल्डिंग कंपनी है यानी कि L&T लिमिटेड, उससे ये पैसा अरेंज करते हैं। तो और दूसरे तरीके से जो बॉन्ड्स हैं या फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसके माध्यम से भी ये पैसा इकट्ठा करते हैं और लोगों को डिफरेंट पर्पजेज के लिए लोन देते हैं। इसके अलावा इनकी सब्सिडरी कंपनी जो है म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस के अंदर भी है, और इसी तरीके से जो डिफरेंट जो टाइप्स की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी देते हैं। बट मेजर पोर्शन जो है वो इनकी लोन बुक का है। तो मैं आपके साथ जो रिजल्ट एनालिसिस आपको शेयर करूंगा आपके साथ, उसके लिए देखिएगा कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। जैसा कि इनके लिए भी मोरेटोरियम जो है अप्लाई हुआ था, तो मोरेटोरियम की स्थिति क्या है, इनकी बैलेंस शीट में इनके पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है या नहीं है, जो लोन इन्होंने बांट रखे हैं यानी कि उनकी जो असेट्स हैं यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनको यहाँ पर ये स्टेज असेट्स बोलते हैं एनबीएफसी के मामले में, तो उनकी क्या स्थिति है, आगे का फ्यूचर का क्या आउटलुक है, प्रॉफिट के अंदर कुछ अन्य प्रकार की प्रॉफिट्स या इनकम्स तो शामिल नहीं है। इस सभी तरीके के जो सवाल है उनका मैं जवाब आपको देते हुए फिर जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर लेके आऊंगा। तो देखिएगा, ये कंपनी की फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मोरेटोरियम के बारे में उन्होंने क्या बोला है, तो देखिएगा मोरेटोरियम में उन्होंने बोला है कि जो पोर्टफोलियो है मोरेटोरियम का, उसके अंदर हमने लोगों को जाके खुद समझाया और बताया कि देखिएगा, अगर आप समय पे पैसा नहीं देंगे तो आपको ही नुकसान होगा, हमारे को कुछ नहीं है, तो उसका जो है बर्डन आप पे ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि कंसिडरेबल रिडक्शन जो है रिटेल लोन का जो पोर्टफोलियो मार्च 20 के अंदर 79 था मोरेटोरियम में, वो जून 20 के अंदर घटकर 44% हो गया। हालांकि ये भी सिग्निफिकेंटली काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रिड्यूस हुआ है, तो ये एक जो है बढ़िया चीज़ हुई है इस कंपनी के लिए। ओवरऑल मोरेटोरियम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस आईडीएफ रियल एस्टेट बोरोवर रिमेंड close to 40% as majority of the infrastructure portfolio is operational and is a must run status। तो देखिएगा, वो जरूर से जरूर चलेंगे लेकिन वहां पर स्टेटस जस का तस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो में इनकी रिकवरी नहीं हुई है, तो ये एक बैड न्यूज है इसके लिए। फिर एक कलेक्शन, तो कलेक्शन किस तरीके की है यानी कि वसूली कैसी हो रही है। डेटर्स जो है स्टेज 3 की जो असेट्स है, GS3 की जो असेट्स हैं वहां पर इनको 1306 करोड़ के जो डेटर्स हैं वो रिड्यूस किए हैं, यानी कि इसका मतलब है कि नया लोन बांट भी नहीं रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये वो लोन्स हैं जिनके ऊपर डाउट क्रिएट हो गया था, उनसे जो है इनके कलेक्शन आई है, उसका मतलब कंसिस्टेंट मंथ और मंथ इंक्रीज इन कलेक्शन वॉल्यूम। और कहता है 14 जुलाई से जो है हमारा कलेक्शन जो है बढ़ रहा है टिल 14 जुलाई, जून 20 के बाद जब यानी कि अनलॉक हुआ था, तो 15% हायर देन द स्मॉलर सिमिलर पीरियड इन जून 20। तो वहां से अगर आप सेम जून के अंदर अगर आप कंपेयर करो शुरू के 14 दिन, तो उसके मुकाबले में हम 15% ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जून के अंदर तो लॉकडाउन का काफ़ी असर था, तो 15% सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद कहते हैं मंथ on month increase in collection of wholesale portfolio with toll collections in June reaching 80%। तो यानी कि जो इनकी टोल के भी कलेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के अंदर, तो वहां पर जो है 80% पे पहुंच गए हैं। एस्क्रो कलेक्शन इन रियल एस्टेट रीचिंग 33% ऑफ प्री कोविड लेवल्स। और ये जो एस्क्रो अकाउंट के अंदर जो पैसा था वहां पर भी 33, तो अभी भी वहां पे 66% की दिक्कत अभी भी है। और ये जो है पेमेंट डिजिटल मोड से ले रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इनको जो है कलेक्शन में सुविधा रही है। उसके बाद है लोन बांटने की स्थिति कैसी है, तो ये कहते हैं कि रिटेल बिजनेस हैव बीन सीन इन इंप्रूव्ड मोमेंटम ऑन मंथ बेसिस, इन होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन हैव बीन लिमिटेड टू ट्रांजैक्ट विद द फोकस टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये होलसेल बैंकिंग के अंदर पैसा नहीं दे रहे उधार। इस लाइन का मतलब फाइनेंस्ड ओवर 10,000 फार्म इक्विपमेंट्स इन जून। और ये जो फार्मर्स को जो उन्होंने फार्म इक्विपमेंट्स है उनके लिए लोन दिया है। रिटेल डिस्पेंस एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट। और कहता है कि ये भी जो रिटेल का लोन है ये भी नहीं दिया है इन्होंने, वो कह रहे हैं कि बढ़ने की उम्मीद है। तो सिंपल सी बात है, फार्मर्स को लोन दिया है क्योंकि उनकी फसल आने वाली है, और फसल आई है तो उनके पैसे के सामने ये फार्म इक्विपमेंट्स में जो है पैसा दिया। और इसलिए देखिएगा, एस्कॉर्ट का जो शेयर है वो भी लाइमलाइट में बना हुआ है। और आप लोग जानते भी, रोज मीडिया के अंदर एस्कॉर्ट के शेयर की बात होती है, तो फार्मर्स की जो इनकम है वो कंफर्टेबल लेवल पे है। इसी तरीके से अगर हम बात करें लिक्विडिटी की,
तो लिक्विडिटी कैसी है, यानी कि इनके पास पैसा उधार देने के लिए है या नहीं है। तो देखिएगा ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपनी जो लिक्विडिटी है वो करीबन 16,500 करोड़ इन्होंने बढ़ाई है, जिसमें से इनके पास लिक्विड असेट्स हैं जो कि 9082 करोड़ से, यानी कि कैश है, बैंक है, या लिक्विड फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और कुछ पैसा बैंक के अंदर जो क्रेडिट लाइन इनको मिली हुई है वो 5587 करोड़ की, जब जरूरत होगी तब निकाल लेंगे। और 2000 की क्रेडिट लाइन इनको होल्डिंग कंपनी से मिली हुई है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस तरीके से पैसे की कोई दिक्कत नहीं, अगर हम बांटने पे आएंगे तो बहुत पैसा बांट सकते हैं, लेकिन अभी हम बांट नहीं रहे हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो ग्रोथ स्टेज एसेट्स है, यानी कि जिन पे पैसा मिलने में दिक्कत है, वो 5460 करोड़ की है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 5037 की थी। मैं लास्ट वाले ईयर से नहीं कंपेयर करता इसको। और उसके बाद है यहाँ पर नेट जो है वो भी अमाउंट बढ़े हैं, यानी कि जो नेट 2078 करोड़ के थे वो बढ़कर 2287 करोड़ के हो गए। तो ग्रोस वैल्यू जो है ये जो है ग्रोथ स्टेज जो है वो बढ़ी है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 5.72 हो गई हैं, और नेट एनपीए भी जो है 2.48 हो गई हैं। और प्रोविजन कवरेज रेशियो पहले 59% था, अभी 58% आपने प्रोविजन कर रखा है। तो अल्टीमेटली ये वीकनेस दिखा रहा है कि जी अभी आपका देखिएगा लॉस जो है बढ़ता जा रहा है, और ये होना भी था। देखिएगा आप लॉकडाउन से निकल कर आए हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि एकदम बढ़िया होगा। और इसके अलावा जो है इनकी फंडिंग्स कहाँ पर है देखिएगा, तो आप देखिएगा रूरल फाइनेंस के अंदर जो है Q1 के अंदर जो इनकी फंडिंग है वो 2585 करोड़ पे पहुंच गई है, यानी कि रूरल के अंदर इनकी रिकवरी आ गई है। नया पैसा जो इन्होंने बांटा है वो उन्हीं लोगों को बांटा है जिनसे पैसे आ गए हैं। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो है पोर्टफोलियो रिड्यूस हो गया, आप देखिएगा कोई लोन वगैरह इन्होंने नहीं बांटे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में भी कोई पैसा नहीं बांट रहे हैं। तो टोटल जो लोन बुक है जो बांट रहे थे वो भी 3000 करोड़ रुपए कम हो गई है। तो अल्टीमेटली ग्रोथ आएगी कहाँ से? बिजनेस के अंदर ग्रोथ के लिए तो आपको लोन बांटना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है कि आप कहाँ से बांटोगे। और डीफोकस्ड बिजनेस में जहाँ पे आप फोकस नहीं कर रहे थे वहाँ पर इन्होंने डाल दिया। इसका मतलब ऐसी जगह पैसा डाल रखा है जहाँ पर सेफ जगह है, जहाँ पर उन्होंने उस जगह पे जो पैसा यहाँ बटता था इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, वो पैसा वहाँ पे नहीं जा रहा है अभी, और इन्होंने डीफोकस्ड एरिया में लैंडिंग की है। तो जहाँ पर फोकस नहीं था, तो इसका मतलब है प्योर तरीके से जो बढ़िया फंडिंग्स इन्होंने किया। इसके अलावा देखिएगा इन्होंने एक कंपनी बेची है इस बार, और उस कंपनी का प्रॉफिट भी जो है इनके प्रॉफिट में शामिल है। तो उस कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में अभी आगे चल के बात करूंगा आपको। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो है इन्होंने एक डिविडेंड भी पे किया है, क्योंकि एक प्रेफरेंस शेयर्स इन्होंने रिडीम किया, उसका डिविडेंड भी दिया है। ये देखिएगा एक्सेप्शनल आइटम के अंदर एक 225 करोड़ रुपए की इन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी एल&टी कैपिटल मार्केट लिमिटेड उसको बेच के प्रॉफिट कमाया है। तो आप देखिएगा तो 225 करोड़ के प्रॉफिट आप समझ लीजिएगा किस चीज़ के प्रॉफिट है। जो टोटल प्रॉफिट में जब आप देखेंगे तो ये समझ लीजिएगा किसको बेचकर पैसा निकाला है, सब्सिडरी कंपनी को बेच के। देखिएगा इसके जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था तो आपको एक और बात बताऊंगा। देखिएगा पहले देखिएगा मैं एक्चुअली नेगेटिव नहीं हूँ इस कंपनी के बारे में, मुझे इसकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। अकाउंटिंग मतलब कि आप देखिएगा कंपनी ना काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें बता रही हैं, और बैलेंस शीट के अंदर और या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं, छुपा नहीं रहे। ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। देखिए अगर बिजनेस में वीकनेस है तो ये तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, वीकनेस है तो है ना, लेकिन जिस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट तरीके से जो प्रेजेंटेशन आ रही है वो वास्तव में मैं बाकी जो फाइनेंस कंपनीज का एनालिसिस करता हूँ वो मुझे कम दिखती है। तो जितनी ट्रांसपेरेंट यहाँ पर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही दूध के धुले हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे से इन्होंने चीज़ें प्रेजेंट की हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम देखिएगा 3312 था, और इसको भी छोड़िए आप, यहाँ 3280 था, तो इससे बढ़कर 3295 है। यानी कि आप एक साल पहले अमाउंट पे भी जो है इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है जो एक साल पहले आप कमाते थे। कोई बात नहीं, कोविड की प्रॉब्लम थी मानते, लेकिन पुराने लोन था तो पुराने लोन का बराबर जो इंटरेस्ट आ गया इनके पास। उसके बाद है फीस बेस इनकम। देखो जी काम ही नहीं हुआ तो ये प्रोसेसिंग फीस लेते हैं ना जब लोन देते हैं, जब लोन ही नहीं बांटे तो प्रोसेसिंग फीस कहाँ से आएगी? तो या बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो गारंटीज़ हैं वो देते हैं ये, और काफ़ी जो है एंडोर्समेंट्स करते हैं ये, तो वहाँ से जो फीस बेस इनकम थी वो नहीं आई। तो ये देखिएगा जो फीस बेस इनकम है वो कम हो गई। देखिएगा जो पिछले साल 225 करोड़ की थी वो ओनली जस्ट 81 करोड़ की है। कोई बात नहीं, कोविड की वजह से ऐसा होता रहता है, लेकिन अभी ये फेस अभी और करेंगे अगले क्वार्टर में, ध्यान रखिएगा। तो टोटल रेवेन्यू देखिएगा पिछले साल के क्वार्टर से कम होने थे वो तो आप समझ लीजिएगा, और दिसंबर मार्च क्वार्टर से भी जो है यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के ही दिखाया है। तो अल्टीमेटली पिछले जो दिसंबर मार्च क्वार्टर था वहाँ पर एक फेयर वैल्यू चेंज का जो है लॉस था, तो यहाँ पे वो नहीं है, जिसकी वजह से आपको बढ़ते हुए नजर आया। अदर इनकम देखिएगा 10 करोड़ की है, तो जहाँ पर 94 करोड़ की थी
2019 में जून क्वार्टर में, और यहाँ पे 71.98 करोड़ की थी मार्च क्वार्टर में। यहाँ बेचारी थोड़ी सी अदर इनकम रह गई है, तो होना भी चाहिए था। देखिएगा 3397, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना बिजनेस मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कम भी होगी तो कोविड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिएगा ब्याज आया आपको थोड़ा सा ज़्यादा, और पिछले साल के मुकाबले में तो आपको ब्याज कम आया। जब आपने इंटरेस्ट पे किया तो पिछले साल पे किया तो 1922 करोड़ रुपए का ब्याज, जो आप पैसा उधार लेके उधार बांटते हो, लेकिन अब क्या बांटा है 1978 करोड़ का ब्याज। यानी कि पैसा तो उधार आपका है कम, और ब्याज दिया है आपने ज़्यादा पिछले साल से, और इवन मार्च क्वार्टर से भी ज़्यादा ब्याज दिया है। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा ये क्या बिजनेस है, लोन तो बांटा नहीं और ब्याज खुद अपना ज़्यादा दे रहे हैं, और जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बाजार में घट रहा है। देखिएगा जी, इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। इन्होंने एक एडिशनल कैपिटल रेज करके रख रखी है सेफ्टी के लिए, बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है इन्होंने। यानी कि एक सेफ्टी के ऊपर लिक्विडिटी रखी हुई है कि उसको अगर इनको कलेक्शन नहीं आती है मोरेटोरियम में तो वहां पे कैसे मैनेज करेंगे। इस वजह से इनको ब्याज तो ज़्यादा देना पड़ रहा है, रिकवरी नहीं होती है। तो ये कभी कभी जब बाजार में प्रॉब्लम होती है तो ऐसा करना पड़ता फाइनेंस कंपनी को, क्योंकि जो सेफ्टी है लिक्विडिटी की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर सेफ्टी नहीं होगी लिक्विडिटी की तो कंपनियां जो है एनबीएफसी को बहुत बड़ा झटका जो है लग जाता है। तो इसलिए इन्होंने प्रूडेंस बेसिस पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से आपको ब्याज ज़्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है, तो घबराइए मत। उसके बाद नेट लॉस ऑन फेयर वैल्यू चेंज, जो फेयर वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बदली है तो वहाँ 138 करोड़ के जो है लॉस है। चलिए जी, बाजार खराब है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम होगी हर जगह। नेट लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अपने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे कुछ इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने सेल की जिसके लॉस हो गए इनको। उसके बाद है इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये है इंप्रीमेंट ऑफ फाइनेंशियल, यानी कि जो लोन इन्होंने बांटे हैं उसका इंपेयरमेंट का मतलब यहाँ पे इनको लॉस हो रहे हैं। पिछले साल थे 530 करोड़, पिछले क्वार्टर मार्च में थे 501 करोड़, अब हो गए 943 करोड़। इसने सारे सत्यानाश कर दिया पूरे प्रॉफिट का। अब ये कहते हैं कि 943 करोड़, ये देखिएगा ये बढ़ गया 400 करोड़ से ज़्यादा। इसने पूरे प्रॉफिट को खत्म कर दिया। एम्प्लॉय के खर्चे तो पिछले साल से भी कम है, पिछले क्वार्टर से भी कम है। ये समझ रहे हो, बेरोजगारी हो रही है, आप समझिएगा बात को। यानी कि कम एम्प्लॉय से ही काम चला लिया, या सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी है, ईयर ऑन ईयर भी है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू मोर और लेस एक जैसी है। अदर एक्सपेंसेस भी आपके कम हो गए, तो जो क्योंकि ऊपर के खर्चे आपके कम हो रहे हैं, यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट इन्होंने डिक्रीज किया है, तो वो भी प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन टोटल खर्चे टोटल इनकम से ज़्यादा है, इसलिए आ गया ऑपरेटिंग लॉस। 126 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। अब 126 करोड़ का लॉस होगा तो कंपनी क्या करेगी। आप देखते हो ना, बैंक सारे जो है नए नए इशू ला रहे हैं। अब ये नया इशू तो लाएगा नहीं, तो इसने बेचारे ने क्या किया, इसने बेचारे ने अपनी कंपनी बेच दी। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग ने क्या किया, अपनी कंपनी बेच के 225 करोड़ रुपए जुटाए, सब्सिडरी कंपनी। प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स। उसके बाद इनका टैक्स था 250 करोड़ का, लेकिन इनकी एक टाइम एडजस्टमेंट थी, यानी कि इनकम टैक्स में और अकाउंटिंग के बीच में कोई आइटम था जिसपे इनको जो है पहले सरकार ने टैक्स ले लिया था, तो उसका इनको रिफंड मिल रहा है एक तरीके से। तो वो जो है 298, तो अल्टीमेटली इनका टैक्स गया ही नहीं, टैक्स में भी इनको बचत आ गई। तो इनका जो टोटल प्रॉफिट हो गया 147। अब इस 147 के प्रॉफिट में आप देखिएगा 147 के प्रॉफिट में आप देखिएगा 240 करोड़ का, सॉरी 225 करोड़ का तो प्रॉफिट है, और करीबन 48 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड है। तो इसको भी एडजस्ट करने के बाद जो है ये प्रॉफिट दिखा पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनके प्रॉफिट में कुछ नहीं था। अगर ये नहीं होते दोनों चीज़ें, ना तो टैक्स बेनिफिट होता इनके पास और ना ये कंपनी बेचते, उसका प्रॉफिट आता, तो भाई साहब भयंकर लॉस में चली जाती कंपनी। तो अल्टीमेटली ऑपरेशनल बेसिस पे लॉस में है और कंपनी को प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कंपनी की खास बात है, सारी चीज़ें साफ साफ दिखा रही है। EPS 0.74 है। तो वीडियो के अंदर मैंने सारी बात आपको क्लियर कर दी। अब आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।